नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए 2019 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसमें एसएससी और रेलवे के काफी ढेर सारे आपके एग्जाम लगने वाले हैं। हम आपको लगातार पिछले सालों के हल प्रश्न दे रहे हैं, साथ साथ कुछ स्पेशल वीडियो भी दे रहे हैं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे रेलवे द्वारा पिछले 15 वर्षों में सबसे ज्यादा जो जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन 75 प्रश्नों की सीरीज है। आप लोग इन प्रश्नों को रट लीजिएगा और 2019 में आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए जो स्टूडेंट बार बार गलती कर रहे हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आपको सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक तक ले जा सकता है। ये हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले जो वीडियो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन मिल जाएगी। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत से मित्र मेरे चैनल के माध्यम से नए आते हैं जिन्हें वीडियो की इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं मिल पाती, वो क्या कीजिए, देखिए वीडियो चल रहा होगा उसके नीचे अगर आप जाकर के देखेंगे यहां पर आपको ये लाल रंग की सब्सक्राइब बटन दिख जाएगी, इसको दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा और बगल में एक घंटी को दबाइएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रही। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर हम लोग। आज का देखिए हमारा पहला प्रश्न है। आप लोग प्रश्नों के क्रम पे मत जाइएगा, जैसे हम आप कराएंगे वैसे आपके 75 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। हम आपको 2 से 3 सेकंड का समय देंगे ताकि आप थोड़ा सोच सकेंगे। ये 75 प्रश्नों की सीरीज है और अच्छे स्टूडेंट को ये प्रश्न सरल लग सकते हैं क्योंकि ये बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो अच्छे स्टूडेंट का लक्ष्य होना चाहिए कि वो 75 में से 60 से 65 प्रश्न सही करें और मध्यम जो हमारे स्टूडेंट है कम से कम आप 50 प्रश्न सही करते हैं तो आपकी जीएस अच्छी मानी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न। प्रसिद्ध यात्री जहाज जो आपका टाइटैनिक था वो किस देश का था? आपको जवाब देना है। यूएसए, चीन, ग्रेट ब्रिटेन या फ्रांस। जो टाइटैनिक आपका जहाज था डूब गया था समुद्र में, उससे पूछा जा रहा प्रश्न, बार बार ये प्रश्न भी आते हैं, आपको जवाब देना है। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर दिखा देता हूं। इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन है, अर्थात ये ग्रेट ब्रिटेन मतलब कि ब्रिटिश का जहाज था टाइटैनिक जो डूब गया था। आपको याद रखना है टाइटैनिक जो जहाज था वो ग्रेट ब्रिटेन का जहाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? और आपको देख के लग रहा होगा कितने बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। परमाणु संलयन, सौर ऊर्जा या उष्मा विद्युत या गुरुत्वाकर्षण। जो उसकी ऊर्जा है वो किस माध्यम से आपकी उत्पन्न होती है? सही जवाब दीजिए आपको। यदि आपको आंसर लिखना है तो पहले का पहला, पहले के दूसरे, पहले का तीसरा, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं ताकि हमें समझ में आएगा आप किसका आंसर लिख रहे हैं। इसका सही ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, पहला है। परमाणु संलयन से सूर्य की जो ऊर्जा है वो होती है हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाते हैं। हीलियम क्या करता है, उसके बाद अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, इसी से सूर्य का जो हमारी है ऊर्जा चल रही है, जिसे हम कहते हैं परमाणु संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? आपको जवाब देना है। बहुत बार ये सभी क्वेश्चन रिपीट हुए, 75 क्वेश्चन जो है एक एक आपके लिए महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न आपको सही करने हैं इसमें से। अफ्रीकी हाथी, नर दरियाई घोड़ा, ब्लू व्हेल या फिर नर हैमर हेड शार्क। आपको जवाब देना सबसे बड़ा स्तनपायी मैमल्स कौन सा है? सही ऑप्शन इसका है ब्लू व्हेल। सी ऑप्शन सही है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं इसका सही आंसर लगा देता हूँ, ब्लू व्हेल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा चौथा प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है? आपको जवाब देना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, समसपुर पक्षी अभयारण्य या मयानी या फिर सलीम अली या फिर केवला देव। किसको भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन है डी, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है भरतपुर राजस्थान में पड़ता है, उसको पूर्व का भरतपुर पक्षी अभयारण्य जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 5वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सत्येंद्र नाथ बोस, जानकी नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस या फिर SN बोस। आपको जवाब देना है सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था? आप लोग सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन है, जानकी नाथ बोस जो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 6वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय गणितज्ञ थे? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको प्रश्न ना आ रहे हो तो आप नोट डाउन करते जाइएगा इन सभी प्रश्नों को। भरत, बाना, भास्कर या भवभूति। आपको जवाब देना है भारतीय गणितज्ञ थे कौन से? इसका सही ऑप्शन चलिए मैं आपको बता देता हूं। इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, भास्कर, जो हमारे भारतीय गणितज्ञों के रूप में गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 7वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? जवाब दीजिए आप लोग। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? चलिए इसका सही ऑप्शन आपको बता देते हैं। इसका सही ऑप्शन है राजा राम मोहन राय हैं और दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। याद रखना है आपको, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती जो है आपके आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
आज का देखिए हमारा 8वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है। आपको जवाब देना है। लाल होता है, नीला होता है, गुलाबी होता है, काला होता है। मनुष्य का खून का रंग लाल होता है। अधिकतर जीवों के खूनों का रंग लाल होता है, लेकिन ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? लाल नहीं होता है। लाल आप लोग मत लगाइएगा। सही ऑप्शन इसका है बी ऑप्शन है। ऑक्टोपस का जो खून का रंग होता है वो नीला होता है। ऑक्टोपस एक काफी विचित्र प्राणी है। उसकी 8 भुजाएं होती हैं। जैसे उसको भूख लगती है तो अपनी भुजाओं को खाना चालू कर देता है, और जैसे उसकी भुजाएं खत्म हो जाती हैं तो कुछ दिन बाद उसकी भुजाएं फिर से आ जाती हैं। तो ये काफी विचित्र प्राणी है। इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा, काफी अच्छा ये प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 9वां प्रश्न है। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है सभी इसमें। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? आपको जवाब देना है। कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही ऑप्शन है कोशिका या सेल। सेल हमारी जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है। ऊतक ढेर सारे जब बनते हैं तो अंग बनता है। अंग से मिलकर के हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, जिसे हम सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 10वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है चाणक्य का अन्य नाम क्या था? आपको जवाब देना है। देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, बृजेश्वर। आप लोग जवाब दीजिए। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? वीडियो देख के आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए एक बार। इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन है। विष्णुगुप्त जो था आपका चाणक्य का नाम था। चाणक्य का एक और नाम है, आप लोग बताइए। 3 नाम है चाणक्य टोटल मिलाकर के। चाणक्य, विष्णुगुप्त, एक और नाम है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको इसको जवाब दे रहा हूं, तुरंत दे रहा हूं। चाणक्य का तीसरा नाम जो है वो कौटिल्य है। याद रखना है आपको, ये भी आपके ऑप्शन पे आ सकता था। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? कौटिल्य। कौटिल्य, विष्णुगुप्त है, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 11 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से थे? पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर, सत्यजीत राय या फिर देविका रानी। आपसे जवाब देना है, आप लोग जवाब दीजिए इसका। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। अब ये व्यक्ति पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं, ये सोचकर आप लोग जवाब दीजिएगा। सही ऑप्शन इसका डी ऑप्शन दिया गया है। देविका रानी जो हमारी थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। यहां पर आप देख सकते हैं इसका डी ऑप्शन लगाया गया है, अर्थात देविका रानी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 12 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन का क्षमता मतलब सक्षम करता है? मतलब पानी और खनिज को ले जाता है। परिवहन मतलब होता है ऊपर की ओर ले जाना, आप समझ सकते हैं। तना है, जड़ें हैं, जाइलम या फिर डंठल है। आपको जवाब देना है। पानी और खनिज लवण कौन ले जाता है पौधों में? सही ऑप्शन इसका है जाइलम। जा से जाइलम होता है और जा से जल है। याद कर लीजिएगा, आज से आपको भूलना नहीं चाहिए। जा से जाइलम, जा से जल। जल को ले जाएगा जाइलम, और पत्तियों का जब खाना पक जाता है, मतलब खाना जब बन जाता है, तो उसको कौन लाता है? पूरे पेड़ों में कौन फैलाता है जब खाना बन जाता है? फ्लोरम फैलाता है। याद रखना है, फ्लोरम और जाइलम, या आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जाइलम जा से जाइलम होता है, जा से जल को ले जाता है। इससे याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 13वां नंबर प्रश्न है, और ये सभी प्रश्न अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सभी एग्जामों में एक प्रश्न आपको हमारे सीरीज से देखने को और से मिलेगा। कोई भी पिछले साल का आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, इन 75 प्रश्नों में से आपको हमारे प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। इसमें से पूछा गया है कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? जवाब दीजिए। घग्गर, कृष्णा, दामोदर या फिर सोन नदी। आप देखिए पश्चिमी घाट कौन सा होता है। आपने देखा होगा, भारत का नक्शा देखिए, नीचे का क्षेत्र देखिएगा, ये होता है पश्चिमी घाट, इसको कहते हैं पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट से नदी निकल करके ऐसे ऐसे जाती है और इधर जाकर के आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यही आपसे पूछ रहा, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? सही ऑप्शन इसका है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्व की ओर होती हुई आपका जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 14 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है रियाल किस देश की मुद्रा है? चीन, क्यूबा, ब्राजील, गाम्बिया। आपको जवाब देना है। रियाल किस देश की मुद्रा है? जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही ऑप्शन है ब्राजील की मुद्रा जो है आपकी रियाल है। याद रखना है आपको, ब्राजील की मुद्रा आपकी रियाल है। चीन की मुद्रा क्या है आप लोग बताइए? चीन की मुद्रा क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग चलते हैं। आज का देखिए हमारा 15 नंबर प्रश्न है, और कंप्यूटर से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लैन का क्या तात्पर्य है? LAN का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप लोग इसमें से चूज कीजिए। लैन का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसका सही आंसर आपको बता देते हैं। इसका सही ऑप्शन है
लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 16 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। आप जवाब दीजिए, मारियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। अटलांटिक, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर दक्षिणी महासागर। सबसे गहरी जो गर्त है वो कौन सी है, मारियाना गर्त है। और कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 17 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। कानपुर, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, जवाब दीजिए। सही ऑप्शन इसका है बी ऑप्शन है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 18 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। आपको जवाब देना है, पीछे की ओर उड़ता है। आगे की ओर जैसे लोग उड़ते हैं ना, तो ये पीछे की ओर उड़ता है। हार्मिंग बर्ड है, कीवी है, अल्बाट्रॉस है या बाज, कौन सा ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, जवाब दीजिए आप लोग। सही ऑप्शन इसका है हार्मिंग बर्ड। विश्व का सबसे छोटा पक्षी जो है हार्मिंग बर्ड है और ये पीछे की ओर उड़ता है। अभी मैंने आपसे एक पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जो हार्मिंग बर्ड है उसकी चोंच जो होती है ना, उसके शरीर से बड़ी होती है। तो इतना छोटा है कि चोंच उसकी बड़ी है और शरीर उसका छोटा है। याद रखना है आपको इस चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सभी प्रश्न मैंने आपको कराए हुए हैं। यदि आप मेरी पिछली जो 23-24 सीरीज चल रही हैं, यदि उनको देखे होंगे तो ये सभी प्रश्न आप लोग कर सकते हैं, जितने भी लोग लगातार हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 19 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। टीबिया, ट्रेपेजियम, स्टिपीज या फिर जांग की हड्डी। आपको जवाब देना है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। चलिए मैं आपको सही आंसर बता देता हूं। इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन है, स्टिपीज जो हमारी है, स्टेप्स जिसे कहते हैं, ये कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है। कान में 6 हड्डियां होती है, 3 इस कान में, 3 इस कान में। तो स्टेप्स जो होती है हमारी, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। जांग की हड्डी जिसे हम कहते हैं फीमर, फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। याद रखना है, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 20 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा। आपको जवाब देना है, दूसरी पूछा जा रहा है, याद रखना है, पहली नहीं पूछा जा रहा। दूसरी कौन सी भाषा जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। मंडारिन, स्पेनिश, अंग्रेजी, हिंदी। आप लोग जवाब दीजिए। चलिए आपको इसका सही आंसर बता देते हैं। सबसे ज़्यादा विश्व में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, मंदारिन। ये चीनी भाषा है, चीन की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है दूसरी है आपकी स्पेनिश। स्पेनिश सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा है। याद रखना है, पहली है आपकी मंदारिन, मतलब चीनी भी लिख के आ सकता है, चीनी लैंग्वेज, या दूसरा आपको लिख के आएगा मंदारिन, और दूसरे नंबर पे आपका स्पेनिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का देखिए हमारा 21 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से वो कौन सा शहर है जो वास्तुकला की दृष्टि से सुनियोजित शहर है। वास्तुकला का मतलब है कि कौन सा गेट कहाँ पर होना चाहिए, सड़क कैसे निकलनी चाहिए, बिल्कुल से वास्तुकला के ढंग से बिल्कुल सेट किया गया है। खिड़की किधर से किधर की दिशा में होनी चाहिए। नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या चंडीगढ़। आपको जवाब देना है, वास्तुकला की दृष्टि से सुनियोजित शहर हमारा है चंडीगढ़ है। डी ऑप्शन हमारा है चंडीगढ़, वास्तुकला की दृष्टि से सुनियोजित शहर है। नोट डाउन कर लीजिएगा, जिन लोगों के प्रश्न नहीं आ रहे हैं, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 22 नंबर प्रश्न है, इसमें काफी अच्छे प्रश्न रखे गए हैं, नए प्रश्न भी इसमें रखे गए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसके द्वारा परिभाषित की गई थी, अर्थात इकोसिस्टम किसने दिया था। 4 ऑप्शन आपके पास है, चूज कीजिए आप लोग इसमें से। चलिए आप लोग इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। आर्थर ट्रांसले जो हमारे थे पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम के जन्मदाता थे। आपको याद रखना है ये चीजें, आर्थर ट्रांसले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आज का देखिए हमारा 23 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। लेजर का, रडार का, सोनार का या फिर स्क्यूबा का। पानी के अंदर जो हम लोग पता लगाते हैं ना, कौन सी वस्तु कहाँ पर छुपी है, तो उसमें प्रयोग करते हैं सोनार का प्रयोग करते हैं। याद रखना है, सोनार का प्रयोग करते हैं पानी के अंदर वस्तुओं के पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 24 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम आप लोग बताइए।
अंतरिक्ष में जाने वाले कुत्ते का नाम आपसे पूछा जा रहा है। जूल्स, लाइका, रोजर या फिर स्पुतनिक। जवाब देना है अंतरिक्ष में जाने वाले कुत्ते का नाम। सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, लाइका है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम कुत्ता लाइका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 25वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। एक बात थोड़ा यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, ये अधिकार की जगह पर काट करके कर्तव्य कर लीजिएगा, कर्तव्य कर लीजिएगा। अब आप लोग जवाब दीजिए कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अब आप लोग जवाब दीजिए, अब आपको सही आंसर इसमें प्राप्त होगा। 8, 9, 10, 11। अब पहले देखिए आपके जो 10 मौलिक कर्तव्य थे, एक बाद में जोड़ दिया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से माता पिता विद्यालय भेजें या फिर शिक्षा दें। ये एक जोड़ा गया था 11वां। तो 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं। ये सभी कर्तव्य आपके हैं, रूस से के संविधान से लिए गए हैं। आपको इन चीज़ों का फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 26 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है डेनमार्क की राजधानी का आपको नाम बताना है। आप लोग जवाब दीजिए, डेनमार्क की राजधानी क्या है। कोपेनहेगन है, ब्रिस्टल है, सिडनी है, कैनबरा है। चलिए इसका सही आंसर आपको बता देते हैं। इसका सही ऑप्शन है पहला ऑप्शन, कोपेनहेगन जो है आपकी डेनमार्क की राजधानी है। देखिए मैं आपको 2 से 3 बार इसलिए रिपीट कर देता हूं ताकि मेरा प्रयास रहता है कि आपको क्लास में ही, इसी क्लास में आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाए। मैं 2-2 सेकंड में बताता चलूंगा तो आप लोग भी देख लेंगे और आपको याद नहीं होंगे क्वेश्चन, और एग्जाम में फिर आएंगे, फिर आप लोग इनको गलत करके चले आएंगे। तो मेरा मकसद होता है कि आपको यहीं पर रटा देना सारे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का देखिए हमारा 27 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है PSLV से क्या अभिप्राय है। जब रॉकेट लॉन्च होती है तो आपने देखा होगा कि PSLV से लॉन्च की गई, आपने देखा होगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आज आप लोग जान लीजिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। 4 ऑप्शन है, पहले आप लोग थोड़ा समय लीजिए और बताइए, फिर मैं इसको आपको सही आंसर बता देता हूँ। चलिए इसका सही आंसर आपको बता देते हैं। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। याद रखना है, P से पोलर, S से सैटेलाइट, L से लॉन्च और व्हीकल मतलब होता है V से व्हीकल। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 28 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है। आप देखिए क्वेश्चनों का पूछने का ढंग थोड़ा अलग अलग हो गया। अब दूसरा तीसरा आपसे पूछने लगा है। पहला क्या होता था, पहला पूछता था, अब दूसरा पूछने लगा है। तो पहले के बाद आपको कम से कम 3-4 आपको याद कर लेने हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि, चलिए आपको बताइए। पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है, आपको याद रखना। फर्स्ट नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा है, और भारत जो आता है वो 7वें नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर चीन है, याद रखना है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, और चौथे नंबर पर अमेरिका है, और 5वें नंबर पर कौन सा है, ब्राज़ील है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इसका सही ऑप्शन है कनाडा। दूसरे नंबर पर कौन सा है, कनाडा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का देखिए हमारा 29 नंबर प्रश्न है और इस काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। प्लूटो है, बृहस्पति है, बुध है, पृथ्वी है। आप लोग जवाब दीजिए, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सही ऑप्शन इसका बुध है। बुध और शुक्र ये दोनों जो ग्रह हैं इनके कोई भी उपग्रह नहीं, ये भी आपको याद रखना है, और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का देखिए हमारा 30 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 4 ऑप्शन आपके पास है, 1911, 1923, 1913 या फिर 1941। आप लोग जवाब दीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल मिला था गीतांजलि के लिए। किस वर्ष मिला था, 1913 को मिला था। सी ऑप्शन। देखिए ये सभी प्रश्न सरल है, लेकिन यही आपके एग्जाम में जब गलत होते हैं तो काफ़ी दुख होता है। नया क्वेश्चन या ना आने वाला क्वेश्चन गलत हो जाए तो उससे इतना दुख नहीं होता, लेकिन जिन प्रश्नों को हम लगातार पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन ना किया जाए तो फिर वो प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। तो आप लोग को सारे प्रश्न यहाँ पर देखते हुए चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का देखिए हमारा 31 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है। नागार्जुन सागर बांध, अलमट्टी बांध, इंदिरा सागर बांध या फिर ग्रैंड अनिकुट बांध, कल्लानाई में है। आपको जवाब देना है भारत का सबसे पुराना बांध। नया क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ऑप्शन बता देते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है, ग्रैंड अनिकुट बांध है भारत का सबसे पुराना बांध। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का देखिए हमारा 32 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोग जवाब दीजिए। आज का 32 क्वेश्चन है, 4 जनवरी को किसका मनाया जाता है। सही ऑप्शन है म्यांमार। म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 33 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है। जवाब दीजिए, बहुत बार आया है क्वेश्चन। बृहस्पति, शुक्र, बुध और शनि
किस ग्रह के चंद्रमा का नाम गैनीमीड है, मतलब कि उपग्रह है गैनीमीड। बृहस्पति सही है, और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका है? बृहस्पति का। ये इतना बड़ा उपग्रह है कि बृहस्पति जैसे जो ग्रह है उससे बड़ा है। अब देखिए ग्रह से बड़ा उपग्रह हो गया है, याद रखना है। और शनि का सबसे बड़ा जो दूसरे नंबर पे आता है उपग्रह वो टाइटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का देखिए हमारा 34 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है लोकसभा के पहले अध्यक्ष या पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, सुमित्रा महाजन, एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद। लोकसभा के पहले स्पीकर। चलिए इसका सही ऑप्शन आपको बता देते हैं। इसका सही ऑप्शन है जीवी मावलंकर थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष। अब आप लोग ये जवाब दीजिए कि लोकसभा के पहली महिला अध्यक्ष कौन सी थी? ये क्वेश्चन बहुत बार बार आता है। 2 ही महिला बनी है अभी तक, एक अभी इस समय कार्य कर रही हैं और एक इसके पहले बनी थी, मीरा कुमार। आपको याद रखना है पहली लोकसभा की महिला अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरी हमारे सुमित्रा महाजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का देखिए हमारा 35 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा, होमी जहांगीर भाभा। जवाब दीजिए आप लोग। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है हमारे विक्रम साराभाई हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का देखिए हमारा 36 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? 25 बार यह क्वेश्चन पूछा गया, हर एग्जाम में आता है, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में आता है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? सही ऑप्शन चलिए मैं बता देता हूँ, इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 37 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी एनीमिया या फिर ट्यूबरोकोसिस या टीबी जिसे कहते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सही ऑप्शन इसका ए है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसमें हमें रात में दिखाई नहीं देता है। नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ब्लाइंडनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 38 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है खो खो के खेल में खेलते समय मैदान की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं खो खो के खेल में? खो खो का खेल आपने बचपन में खेला होगा, ऐसे ऐसे बैठकर काफ़ी लोग खेलते हैं। वो कितने लोग बैठते हैं? 9 लोगों की एक टीम होती है। 9 18 लोग 2 टीमों में होते हैं। खो खो के खेल में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 39 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? 4 ऑप्शन आपके पास है, बोध गया, अमरनाथ, कुशीनगर या फिर लुम्बिनी। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? आप लोग जवाब दीजिए। इसका सही ऑप्शन है बोध गया। पहले गया था, जब ज्ञान प्राप्त हो गया उसका नाम चेंज करके बोध गया कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आज का देखिए हमारा 40 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? चावल, सूरजमुखी, गन्ना, पेट्रोल। बहुत बार क्वेश्चन आया है। अभी कल का मैंने सेट कराया था तो एथेनॉल के बारे में एक चीज़ आपको कल बताई थी कि पेट्रोल के साथ 10% एथेनॉल मिलाया जाता है। और एथेनॉल ये वही एथेनॉल है जिसे शराब कहते हैं। ये पीने के काम में भी आती है, तो एथेनॉल पीते भी हैं, शराब के रूप में कार्य करती है। और ये गन्ना से बनाई जाती है। और एथेनॉल जो है 10% पेट्रोल में मिलाई जाती है ताकि ऑक्टेन संख्या उसकी अच्छी हो सके और प्रदूषण कम कर सके। तो याद रखना है, सभी क्वेश्चन आपसे इससे क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं आपसे। आज का देखिए हमारा 41 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है इंटरनेशनल योगा दिवस कब मनाया जाता है? जब से भारत ने इसको इंटरनेशनल योगा दिवस के रूप में घोषित कर दिया है पूरे विश्व में, तब से ये प्रश्न हमें लगता है किसी भी एग्जाम में आपका छूटा नहीं होगा। सारे एग्जाम में पूछा गया है। 21 मार्च, 21 जून, 21 सितंबर या फिर 21 जुलाई। सही ऑप्शन इसका है 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है। भारत के कहने से पूरे विश्व ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 42 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? अब देखिए मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन कराए, उसमें दूसरा पूछ रहा है। पहला अभी देखने को जल्दी नहीं मिला है, लेकिन दूसरे की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर आयरन। जवाब देना। ब्रह्मांड की बात की जा रही है, पृथ्वी की बात नहीं की जा रही, याद रखिएगा। सही ऑप्शन है हीलियम। दूसरा जो हमारा है हीलियम है। प्रथम नंबर पर हाइड्रोजन है। सबसे ज़्यादा जो हमारा हाइड्रोजन है, उसके बाद दूसरे नंबर पर हीलियम है। हाइड्रोजन धीरे धीरे हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, तब तक हमारा सूर्य जीवित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं।
आज का देखिए हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम आपको बताना है। माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, सीपीयू या फिर माइक्रो प्रोसेसर। सिंपल प्रश्न है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम जो है माइक्रोचिप कहते हैं, याद रखना है आपको। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 44 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है यदि घड़ी में 10 बजे हो तो घड़ी के घंटे और मिनट की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। घड़ी बना लीजिए एक और 10 बजाने हैं, मतलब कि यहाँ पर 10 होगा, ये 12 होगा, यहाँ पर 11 होगा और ये 10 होगा और ये 12, मतलब कि 10 बजाने हैं आपको। 10 बजेंगे तो कितने मिनट का मतलब कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये कोण आपसे पूछा जा रहा है। तो एक में बनता है 30, मतलब कि 1 घंटे में बनता है 30, तो दो आपके यहाँ पर 10 बजे हुए हैं, तो ये दो खानों में 30 मतलब 60 का कोण बनेगा। सी ऑप्शन इसका सही है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 45 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जवाब दीजिए एंटोमोलॉजी या फिर आर्थ्रोलॉजी या फिर बार्डोलॉजी या फिर हैप्टेरोलॉजी। अब जवाब दीजिए। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है, याद रख लीजिएगा। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का देखिए हमारा 46 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। वोल्ट है, कूलाम्ब है, केल्विन है या किलोग्राम। विद्युत आवेश का मात्रक आपको जवाब देना है। इसका सही ऑप्शन है कूलाम्ब होता है। विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का देखिए हमारा 47 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है 100 मिलियन किसके बराबर होते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि मिलियन कितना होता है। आप यूट्यूब में देखते होंगे मिलियन लिख के आता है, किसी की मिलियन भी हो जाते हैं तो एम लिख के आ जाता है। तो मिलियन कितने के बराबर होता है। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के, याद रखना है। 10 लाख का 1 मिलियन होता है। अब आप लोग जवाब दीजिए कि 100 मिलियन कितने के बराबर होंगे। सही ऑप्शन इसका बी ऑप्शन है, 10 करोड़ के बराबर होंगे। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो 2 जीरो और उसमें बढ़ा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 48 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। चक्रवर्ती राजगोपालचारी, वारेन हेस्टिंग, लुइस माउंटबेटन या फिर एडवर्ड ला। जवाब देना है। सही ऑप्शन चलिए मैं आपको बता देता हूं। इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इनके तहत ही ये राज आपका इनके लास्ट थे। इसके बाद ये गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया था। इसके बाद राज्यपाल का पद चालू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। आज का देखिए हमारा 49 नंबर प्रश्न है। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, आपको जवाब देना है। यह प्रश्न इतने बार रिपीट हुआ है कि आपको याद हो गया होगा। बिहू कहाँ का है, असम का। याद रखना है बिहू असम का लोक नृत्य है, जो कि बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का देखिए हमारा 50 नंबर प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। नहीं लिखा गया, ध्यान से पढ़िएगा। राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। सही ऑप्शन आप लोग बताइए। सही ऑप्शन डी ऑप्शन है, मणिपुर से होकर के आपकी नहीं गुजरती कर्क रेखा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इसके बाद झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके चलते हैं। आज का देखिए हमारा 51 नंबर प्रश्न है और ये 75 प्रश्नों की स्पेशल सीरीज आपके लिए लाई गई है। ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने 60 वीडियो आपको दे चुके थे जो बार बार पूछे जा रहे थे। आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी, तो हम फिर से ये वीडियो लेकर आए आप लोग के लिए। और बहुत ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसके महत्वपूर्ण एक एक क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी, आपको जवाब देना है। रश्मि शर्मा, रूपाली रेपाले या फिर आरती शाह या फिर शिखा टंडन। इंग्लिश चैनल जो है वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक समुद्र की जो हमारी है गलियारा है, जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश चैनल नाम दिया गया है। आरती शाह पहली तैरकर महिला जो पार की थी आरती शाह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 52 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी। ये मैंने आपको लगातार इसको रटा रहा हूं आपको कि पोलियो वैक्सीन एक आपकी वैक्सीन होती है, वो टीका होता है, और एक आपकी ड्रॉप होती है। अलग अलग लोगों ने इसको खोजा है।
देखिए उसको कहते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं उसको, दूसरे वाली को। इसका सही ऑप्शन पहले मैं आपको बता देता हूं, पोलियो वैक्सीन की सबसे पहले खोज की थी जोनास साल्क ने। अल्बर्ट सॉबिन एक है, आपको इसको याद रखना है, ओरल पोलियो वैक्सीन या फिर पोलियो ड्रॉप की खोज की किसने, सॉबिन ने खोज की है। दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है, कहीं भी आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का देखिए हमारा 53 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। परासरण, विपरीत परासरण, साइटोलिसिस या फिर टर्गर दाब। जल शोधन मतलब कि जल को शुद्धिकरण करने में आरओ का पानी आप लोग पीते हैं ना, उसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। विपरीत परासरण का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 54 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है। वित्तीय आपातकाल याद रखना है, कौन सा आपातकाल पूछा जा रहा है, 148, 43, 360 या 72। 3 आपातकाल होते हैं, 352, 56 और 60। तो कौन सा 60वां वाला हमारा है, वित्तीय आपातकाल है। 360 अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का देखिए हमारा 55 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है। संक्रमण धातु, क्षारीय भू धातु, उत्कृष्ट गैस या फिर क्षारीय धातु। आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व आपको बताना है, जो सबसे कम क्रिया करता हो। वो कौन हो सकता है, जिसको कक्षाएं सारी भरी होंगी, वही क्या होगा कि क्रिया नहीं करेगा किसी से। वो कौन सा है, सी ऑप्शन, जिसे हम कहते हैं नोबल गैस। याद रखना है, उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस अपक्रियाशील कम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का देखिए हमारा 56 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है। अग्नाशय में, यकृत में, छोटी आंत में या फिर गुर्दे में। जवाब दीजिए। यूरिया जो आपका मूत्रमार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, उसका निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। देखिए हमारे शरीर में अमोनिया बनता है, अमोनिया काफ़ी हानिकारक है, इसलिए यकृत क्या करता है कि यकृत करता है अमोनिया को यूरिया में चेंज करके शरीर से बाहर निकाल देता है। तो हमारे शरीर के लिए जो हानिकारक होता है उसको बाहर निकालने का काम यकृत का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का देखिए हमारा 57 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भाषाओं, कितनी भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया या कार्यकाली जो लैंग्वेज होती हैं ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। 15, 18, 22 या फिर 25। कितनी भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हमारी आपने देखा होगा जो बनी हुई अनुसूची के 8वीं अनुसूची में आपको वर्णन किया गया है सभी भाषाओं का, वो होती हैं 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। वही हमारी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज या कि कार्यालय की जो भाषा होती है वही होती हैं 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का देखिए हमारा 58 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है मीथेन के जलने से क्या होता है। मीथेन जानते हैं ना, मार्स गैस इसे कहते हैं। क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। मीथेन का CH4 फार्मूला होता है। अब जला रहे हैं मतलब जलेगा तो ऑक्सीजन तो कार्य करेगा ही ना। जलने में ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप देखते होंगे कि अगर आपकी मोमबत्ती जल रही है, उसके ऊपर से आप क्या करिए, एक कांच का गिलास लीजिए, उसको ढक दीजिए तो मोमबत्ती बुझ जाएगी, अर्थात अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो कोई भी वस्तु जल नहीं सकती। ऑक्सीजन के बिना कोई भी वस्तु जल नहीं सकती है। CH4 मतलब कि मीथेन जल रही है तो मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी। इसके बाद क्या क्या बन जाएगा, इसका हम लोग देते हैं CO2 बन जाएगा। CO2 बनेगा प्लस H2O पानी बनेगा। आप बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बैलेंस हो गई। CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन से क्रिया हुई, CO2 प्लस पानी बना है। याद रखना है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का देखिए हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था। 1970, 1973, 1975, 1976। जवाब दीजिए, आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था। सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, 1975 में आर्यभट्ट आपका प्रक्षेपित किया गया था। इसरो की स्थापना कब हुई थी, आप लोग जवाब दीजिए। इसरो, आप लोग जवाब दीजिए, भारत का जो इसरो है ना उसकी स्थापना कब हुई थी, आप लोग जवाब दीजिए। इसरो की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आज का देखिए हमारा 60 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है। 3 जून, 3 मार्च, 12 अप्रैल या फिर 8 सितंबर। विश्व वन्य जीव दिवस, जवाब दीजिए आप लोग। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 61 नंबर प्रश्न, इसमें आपसे पूछा जा रहा है किस देश के प्रधानमंत्री का निवास को टेम्पल ट्रीज कहते हैं। यह प्रश्न मैंने आपको कराया हुआ है।
टेम्पल ट्रीज किस प्रधानमंत्री के निवास को कहते हैं? नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। सही ऑप्शन इसका है श्रीलंका। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 62 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया था? 1908, 1910, 1911 या फिर 1914? नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया था? सही ऑप्शन देखिए इसका है सी ऑप्शन। 1911 को नई दिल्ली की घोषणा कर दी गई थी। कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी। अभी कल की वीडियो हमने चर्चा की थी कि कौन सा ऐसा वायसराय था जिसने नई दिल्ली का उद्घाटन किया था। अभी तो देखिए घोषणा की गई है 1911 में, अभी दिल्ली को बनाया जाएगा। लुटियंस ने पूरी दिल्ली को बनाया। उसके बाद 1931 में इरविन द्वारा दिल्ली का नई दिल्ली के रूप में, राजधानी के रूप में उद्घाटन किया गया था। याद कर लीजिएगा, दोनों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 63 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर हाइड्रोजन? प्याज काटते समय जो आपके आंखों में से आंसू आते हैं ना, किसके कारण आते हैं? सही ऑप्शन उसका है सल्फर के कारण आते हैं। एस फॉर सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 64 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है टकलामाकन का रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन आया, आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। सऊदी अरब, नामीबिया, चीन या फिर अमेरिका? टकलामाकन का रेगिस्तान कहाँ पर है? सही ऑप्शन इसका चीन है। याद रखना है, चीन हमारा है, उसका टकलामाकन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। आज का देखिए हमारा 65 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है लगभग किस तापमान पर पानी की घनत्व जो है अधिकतम होता है? पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस टेम्परेचर पे होती है? 0 डिग्री, 4 डिग्री, 39 या फिर 100? सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व उच्चतम होता है। बहुत बार क्वेश्चन आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का देखिए हमारा 66 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? कपास, चाय, जूट, तिलहन? आपको जवाब देना है काली मिट्टी के लिए सबसे अच्छी नकदी फसल कौन सी उत्पन्न होती है काली मिट्टी में? सही ऑप्शन है कपास। कपास जो होते हैं काली मिट्टी में उत्पन्न होने नकदी फसल। नकदी मतलब वो फसल होती है जिसे हम बेचकर पैसा कमा सके, नगद पैसा कमा सके, नकदी फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 67 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वह शाखा जीव विज्ञान की जिसमें जीवों का वर्गीकरण हो। 4 ऑप्शन है, आप लोग चूज कीजिए इसमें से। सही ऑप्शन चलिए मैं आपको बता देता हूं इसका सही ऑप्शन टैक्सोनॉमी। पहला ऑप्शन वर्गीकरण विज्ञान ही कहते हैं, टैक्सोनॉमी। यही जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 68 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है स्नूकर खेल का कितनी गेंदों के साथ खेला जाता है? स्नूकर एक टेबल होती है, उसके बीच में गोले होते हैं, कुछ एक रॉड लेकर के हम लोग मारते हैं नहीं स्नूकर में, इस तरह इधर उस गेंदों को मारते हैं तो जाकर के अंदर जाती हैं, तो वही होता है स्नूकर में। कितनी गेंदों का इस्तेमाल होता है? दो ऑप्शन है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे। सही ऑप्शन इसका है 22 है, याद रखना है। तीसरा ऑप्शन जो हमारा है 22, ये स्नूकर की गेंदों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आज के देखिए हमारा 69 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? वेक्टर मतलब होता है सदिश राशि। एक इसमें सदिश राशि है, बाकी अदिश राशियां हैं। जवाब दीजिए आप लोग। सही ऑप्शन है वेग। वेग हमारी सदिश राशि या फिर वेक्टर राशि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 70 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? मतलब कि मृदा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? भूमि विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, डेक्सोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी? मृदा के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी या फिर भूमि विज्ञान। तो आपको क्या याद रखना है? पेडोलॉजी आपको याद रखना है, भूमि से अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 71 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है 1993 में विश्व की जो धर्म संघीय संसद का जो भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद या फिर खूबचंद्र कृपलानी या विनोदा ठाकुर या फिर उपासनी महाराज? जो अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था ना, वही चीज़ आपसे पूछी जा रही है। वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बार बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने किया था, याद रखना है। पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 1893 में है ये। आज का देखिए हमारा 72 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर स्थित है? जवाब दीजिए आप लोग। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर है? असम, मेघालय, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल?
सिमलीपाल उड़ीसा में है, याद रखना है आप लोग को, सिमलीपाल उड़ीसा में है। काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 73 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? सही ऑप्शन का जवाब दीजिए आप लोग। सही ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आज का देखिए हमारा 74 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा के जन्मदाता किसे माना जाता है? जवाब दीजिए आप लोग। सिविल सेवा के जन्मदाता, बहुत बार क्वेश्चन आया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारिंग हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ले या फिर विलियम बेंटिंक। सही ऑप्शन चलिए मैं आपको बता देता हूं, भारत के सिविल सेवा के जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 75 क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, मूली किसका उदाहरण है? गट्टे का, जड़ का, कंद का या फल का? आपको जवाब देना है। मूली किस प्रकार की जड़ है? जड़ ही है पहली बात तो। चलिए इसका आंसर है बी ऑप्शन है, जड़ है एक, मूली एक प्रकार की। ये 75 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। काफ़ी ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। और आपके किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिएगा, जो प्रश्नों की सीरीज हमारी रिपीटेड क्वेश्चनों की सीरीज है, ये अवश्य आते हैं। 20 से 30% आपके प्रश्न जो है रिपीट किए जाते हैं और बहुत बड़ी भूमिका होती है आपके नंबरों को बढ़ाने के लिए। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से बार बार रिवीजन करके इसको देख लेना है। चलिए 2 क्वेश्चन जो आपके वीडियो के लास्ट में पूछता हूँ उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि थॉमस का निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? 4 ऑप्शन है, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट। जवाब दीजिए आप लोग। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चर्चा कर लेंगे। यदि आपको नेक्स्ट वीडियो में नहीं मिलता है तो आप लोग इसी कमेंट में कमेंट जाकर नीचे पढ़ लिया करिए। 70 से 80% लड़के सही जवाब देते हैं। थॉमस कप क्या है, किस खेल से जुड़ा हुआ है, इसका जवाब देना है। एक और क्वेश्चन का आपसे चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत का कौन सा राज्य है जो जूट का सबसे अधिक उत्पादन करता है? 4 ऑप्शन है, बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल या फिर आपका झारखंड। ये 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, इनका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अधिकतर लोग सही जवाब देते हैं। ये 75 प्रश्नों की सीरीज थी। जो अच्छे पढ़ने वाले लड़के थे वो आप लोग स्कोर कार्ड अपना जरूर बताइएगा। आप लोग अगर 60 से 65 पहुंच रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको कम से कम 65 तक आपको स्कोर करना पड़ेगा। इसमें 75 क्वेश्चन की एक सरल सीरीज कह सकते हैं आपके लिए, जो लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। मीडियम स्टूडेंट जो मध्यम वर्ग के हैं, मतलब वो 50 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं इसमें से, तो आपका स्कोर कार्ड अच्छा माना जाएगा। आप लोग कितना स्कोर किए पूरी ईमानदारी के साथ 75 के साथ आप लोग लिख कर बताइएगा। 30/75 जितने भी आप लोग कर पाए। अगर आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। प्रश्नों का लेवल कैसा था, सरल था, मध्यम था, हार्ड था, आपको कैसा लगा इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। अगर आप लोग इसी तरह की और भी सीरीज चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। जैसा आप लोग कहते हैं वैसे मैं आपके लिए करता हूं। आप लोगों ने कहा था कि इसकी दूसरी सीरीज आए, अब आपके देखिए दूसरी सीरीज आ चुकी है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जो लोग जानते होंगे, मेरे साथ जुड़े होंगे काफ़ी बार और एग्जाम आप लोग देते रहते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले होंगे। और यदि आपको लगता है कि इसका आंसर ये से ये हो सकता है या इसका आंसर गलत आपने बताया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। हम देखेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये था हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। तो वीडियो करते हैं यहीं से लास्ट। कल मिलते हैं आपको शाम को 4 बजे फिर से नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद आप सभी लोगों का।